कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 13 जीव और समष्टियों के भाग 1 जीव और उसके पर्यावरण में मैं रेणु अग्रवाल आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी, जैविक और अजैविक कारकों के बीच में होने वाली अंतरक्रियाओं के बारे में और तापमान के विशेष वर्षा के इफेक्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को हम पारिस्थितिकी की परिभाषा के साथ। पारिस्थितिकी शब्द क्या है? यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोस यानी कि आवास और लोगोस यानी कि स्टडी, यानी कि किसी भी जीव का उसके आवास में अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। वातावरण में उपस्थित जैविक और अजैविक कारकों के बीच होने वाली पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। एक जीव जिस आवास में रहता है उसमें वो श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन ये समस्त क्रियाएं करते हुए और दूसरे जीवों के साथ में अंतरक्रियाएं करते हुए अपना जीवन और जनन ये समस्त क्रियाएं वो रिस्पॉन्स करता है। तो पारिस्थितिकी का अर्थ हुआ जैविक और अजैविक कारकों का समाहित होना जरूरी है और उन दोनों कारकों में आपस में इंटरेक्शन होना जरूरी है। जिस प्रकार से एक कोई जीव है वह श्वसन के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर है, पानी भी वह पी रहा है, सूर्य का प्रकाश भी ले रहा है और मृदा में उत्पन्न हुए विभिन्न पदार्थों को वह अपने भोजन के रूप में, मृदा में उत्पन्न हुए का अर्थ है कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, प्लांट्स जो कि मृदा के अंदर ग्रो करते हैं उनको भी मृदा से मिनरल्स मिलते हैं। तो इस प्रकार से जैविक और अजैविक कारकों के बीच में अंतरक्रियाएं होती है और इन्हीं अंतरक्रियाओं को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव विज्ञानीय संगठन स्तर, इकोलॉजिस्ट ने इनका एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल बताया है हमें कि किस तरह से शुरुआत हुई। तो सर्वप्रथम शुरुआत में हम जिस लेवल का नाम लेते हैं वह है वृहद अणु, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस जैसे तत्व मिलकर के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड इन सब का निर्माण करते हैं और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिलकर के कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिकाएं मिलकर के ऊतक का निर्माण करती है और विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं अंग तंत्र, जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ये सभी तंत्र मिलकर के जीव या व्यष्टि का निर्माण करते हैं। व्यष्टि मिलकर के समष्टि का, बहुत सारी व्यष्टियां, बहुत सारे जीव मिलकर के जिस ऑर्गेनाइजेशन लेवल का निर्माण करते हैं वह है समष्टि। समष्टियां बहुत सारी होती है और बहुत सारी समष्टियां मिलकर के जिस नेक्स्ट लेवल का निर्माण करती है वो है समुदाय। समुदाय, बहुत सारे समुदाय आपस में मिलकर के जिस लेवल का निर्माण करते हैं वह है पारितंत्र या इकोसिस्टम। विभिन्न प्रकार के पारितंत्र एक ही भौगोलिक लेवल में है, एक ही भौगोलिक स्तर में है, तो वहां पर नेक्स्ट निर्मित होता है हमारा लेवल जीवोम, बायोम। बायोम से भी आगे एक लेवल है बायोस्फीयर या जैव मंडल। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल या एक संगठनात्मक स्तर का निर्माण हुआ है। जीव तक का निर्माण तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, वृहद अणु, कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और जीव। अब इकोसिस्टम या इकोलॉजी के लिए अध्ययन करना है वह है व्यष्टि या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल व्यष्टि क्या है? इसकी परिभाषा को समझने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक स्थान पर घोड़ों का समूह है। इस घोड़ों के समूह में से यदि मैंने एक घोड़े को लिया और उसी के बारे में अध्ययन किया तो जो हमारे सामने तथ्य आता है वो है व्यष्टि। यानी हम ग्रुप में से किसी एक ही इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, किसी एक सदस्य के बारे में बात करते हैं तो वो है समष्टि। ये किसी भी इकोलॉजी में जो फर्स्ट लेवल माना जाता है, पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो फर्स्ट लेवल संगठनात्मक स्तर के लिए जो समझने योग्य है वह है व्यष्टि। तो संगठन का प्राथमिक स्तर है और इसमें एक ही जीव शामिल है। जैसे कि यहाँ पर ग्रुप है ए का, इसमें से यदि ए को लिया, यहाँ पर ग्रुप है घोड़ों का, इसमें से एक हॉर्स को लिया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट लेवल हमारे पास है पॉपुलेशन या समष्टि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यष्टि और समष्टि को समझना। समष्टि बहुत सारे इंडिविजुअल या बहुत सारी व्यष्टियों का समूह जो कि एक ही जाति बनाते हैं
उनका समूह क्या कहलाता है? समष्टि। एक ही क्षेत्र के और एक ही जाति के व्यष्टियों का समूह। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आई है? एक ही जाति। जाति किसे कहते हैं? स्पीसीज या जाति। एक ही जीवों का समूह। एक ही जीव मतलब वे जीव जो आपस में जनन कर सके और जनन करने के पश्चात अपने समान संतति उत्पन्न कर सकने की क्षमता रखते हैं, वो जिस ग्रुप में शामिल है वो है एक जाति का समूह। तो हमने ये देखा एक ही क्षेत्र होना चाहिए और एक ही जाति का समूह हो, तो उस ग्रुप को हम क्या कह देते हैं? पॉपुलेशन। जैसे एक जगह पर मनुष्य ही मनुष्य खड़े हैं तो वो मनुष्यों की जाति हो गई, मनुष्यों की पॉपुलेशन हो गई। गाय, काऊ 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 एक जगह पर है तो वह काऊ की पॉपुलेशन हो गई। गॉड्स हैं बहुत सारी एक जगह पर तो वो गॉड्स की पॉपुलेशन हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट लेवल का निर्माण होता है कम्युनिटी, समुदाय। बहुत सारी समष्टियां, बहुत सारी जातियों के ग्रुप आपस में मिल जाते हैं एक क्षेत्र पर और आपस में अंतर क्रियाएं करते हुए जिस क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिस संगठनात्मक स्तर का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं समुदाय, यानी कि विभिन्न समष्टियों का समूह। हम देख रहे हैं कि लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले एक इंडिविजुअल शामिल था, फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन कहलाया, फिर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलकर के कम्युनिटी का निर्माण करता है। विभिन्न समष्टियों का समूह जो एक भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हुए परस्पर अंतरक्रियाएं करते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी में हमने देखा कि इंटरेक्शंस बहुत जरूरी है, अंतरक्रियाएं बहुत जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल में हम यहाँ देखेंगे, एक पिक्चर है ये। इस पिक्चर में हमें टाइगर का ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये एक पॉपुलेशन हो गई, एक जाति का समूह है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें बर्ड्स का समूह दिखाई दे रहा है, तो ये एक पॉपुलेशन या एक जाति हुई। इसी प्रकार से एलिफेंट का भी एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये भी एक पॉपुलेशन है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ए पॉपुलेशन मान लो, बी पॉपुलेशन और सी पॉपुलेशन, यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशंस, अलग अलग जातियों के समूह आपस में रहते हैं और इंटरेक्शंस करते हैं। तो जिस लेवल का निर्माण होता है वह है कम्युनिटी या समुदाय। तो हमें देख लेना है कि बहुत सारी जातियां यदि एक साथ एक जगह पर है तो जिस लेवल का निर्माण होता है वह है समुदाय। इसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे वातावरण या एनवायरनमेंट। हम जानते हैं हमारी सराउंडिंग्स के बारे में, हमारे आवरण के बारे में। वातावरण गतिशील है। गतिशील है इसका अर्थ यह है कि वातावरण चेंज होता रहता है, समय के साथ में इसमें परिवर्तन होता है। कभी बाढ़ आ गई, आंधी, तूफान, टेम्परेचर कम, टेम्परेचर ज़्यादा, ये सभी वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वातावरण में निरंतर परिवर्तन समय के साथ होता रहता है, इसीलिए हम कहते हैं वातावरण गतिशील है। वातावरण को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बात करते हैं, जैविक और अजैविक कारक। जैविक कारक वे कारक हैं जिनमें जीवन है, जो लिविंग है, जो कि जनन, उत्सर्जन, श्वसन और विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वह है जैविक कारक। जैसे शिकार, शिकारी, प्रतिस्पर्धी, परजीवी और जीवाणु। अजैविक कारक, नाम से ही पता चल रहा है, अ मतलब अनुपस्थित, जिसमें जीवन अनुपस्थित है, जो जीवित नहीं रहता या जीवित रहने की बात ही नहीं करता। जैसे इनमें श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण और विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का कोई रोल नहीं है, तो इस प्रकार के कारक कहलाते हैं अजैविक कारक। सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल और मृदा इनमें से एक है। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, लिविंग थिंग्स जैसे पादप है, जंतु है, जीवाणु है, कवक है और प्रोटिस्ट है, ये सभी लिविंग थिंग्स या जैविक कारकों में शामिल है। एबायोटिक फैक्टर्स या अजैविक कारक, नॉन लिविंग थिंग्स, अजैविक कारक, वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स और लाइट, ये दोनों कारक मिल करके जिस स्तर का निर्माण करते हैं वह है पारिस्थितिकी। जीव और इसका पर्यावरण, जीव अपने पर्यावरण से किस तरह से इफेक्ट होते हैं, किस तरह से प्रभावित होते हैं, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ाई करेंगे। पारिस्थितिकी में जीव को जीवित रहने और जनन के लिए भी पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होना होता है। यानी कि कोई भी जीव है, ये उसका वातावरण है। तो वातावरण में वो विभिन्न कारकों के साथ अनुक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं करता है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उसका जीवित रहना और दूसरा उद्देश्य है इसका
जनन करना। वह जनन क्यों करना चाहेगा? क्योंकि उसे अपने समान संतति उत्पन्न करना है। संतति उत्पन्न करेगा तभी वातावरण में निरंतरता आएगी। तो जीव को जीवित रहना भी जरूरी है और जनन करना, अपनी ऑफस्प्रिंग्स बनाना जरूरी है। इसीलिए वह वातावरण के प्रति अनुकूलन चाहता है। वातावरण में पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, तापमान की तीव्रता, तापमान की अवधि महत्वपूर्ण रूप से वार्षिक परिवर्तनों का कारण बनती है। जैसे पृथ्वी की स्थिति क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है, तब उसके टेम्परेचर में इफेक्ट आ जाता है। टेम्परेचर में इफेक्ट आने से होने वाली बारिश में इफेक्ट आता है। तो इस प्रकार से वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं का वितरण भी प्रभावित होता है। तापमान की वर्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव को देखने के लिए हम एक ग्राफ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है मीन एनुअल टेम्परेचर, वार्षिक तापमान के बारे में हमें वाई अक्ष पर बताया गया है, और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन या वार्षिक वर्षा के बारे में हमें इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर बताया गया है। जब भी हम ग्राफ की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष को देख लेना है और उनके आपसी रिलेशन को रिलेट करते हुए ग्राफ की स्टडी करनी है। जैसे कि इस ग्राफ को समझने से पहले हम ये देखेंगे सूरज का टेम्परेचर। सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो पृथ्वी जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, समुद्र है या नमी का एरिया है, वहाँ पर क्या होता है, सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा होने से पानी इवेपोरेट होने लग जाता है, वाष्पीकृत होने लग जाता है। वाष्पीकरण की प्रोसेस के कारण बादलों का निर्माण होता है और ये बादल जब भारी हो जाते हैं तो वर्षण या प्रेसिपिटेशन की क्रिया करते हैं। तो तापमान और वर्षा का प्रत्यक्ष संबंध है। तापमान जहां ज्यादा है वहां पर वाष्पीकरण की क्रिया भी ज्यादा होती है, बादलों का निर्माण होता है और वर्षण की क्रिया भी होती है। तो इसी तरीके से हम इस ग्राफ में देखते हैं कि जहां पर टेम्परेचर 0 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि टेम्परेचर यहाँ पर 0, -5, -10, -15 और ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। पृथ्वी पर हम देखते हैं भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर सर्वाधिक होता है क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम भूमध्य रेखा से, ये है इक्वेटोरियल लाइन या भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य की स्थिति है ये, तो ये यहाँ पर सीधी लाइंस इसकी आती है और यहाँ पोल्स पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम होता है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये है भूमध्य रेखा या इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ने के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण वर्षण की क्रिया या वर्षा का होना भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ध्रुव पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी होती है क्योंकि सूरज की किरणें तिरछी हो जाती है और टेम्परेचर उतना नहीं रहता, इसलिए वहाँ की वेजिटेशन भी अलग होती है। तो जैसे देखिए हम 0 से -5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि एकदम पोल की बात करते हैं, हम ध्रुवों की बात करते हैं, तो 0 से -5 और -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हम देखेंगे यहाँ पर वर्षा कितनी है, 100 से 120 सेंटीमीटर तक की वर्षा मिलती है। तो यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट मिलते हैं हमें वो है एल्पाइन टुंड्रा, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है टुंड्रा। यहाँ की वेजिटेशन एकदम शीत आवास वाली है। यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बिल्कुल सूखी हुई, मुरझाई हुई, जिसमें पर्णहरित या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम हद तक होती है। ये इस प्रकार के वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में जो वनस्पति मिलती है वह है टुंड्रा और जीवोम का निर्माण करती है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉनिफर्स फॉरेस्ट। यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर रहता है 15 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो इतने टेम्परेचर में वर्षा का जो औसत है वह है 190 या 220 तक का। तो हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वर्षा भी बढ़ रही है। यहाँ पर ये था नॉर्थ, ये है हमारा थोड़ा सा नीचे, यानी कि हम कम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की तरफ। तो यहाँ हम देख रहे हैं टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है
और यहाँ पर वर्षा है 200 सेंटीमीटर तक की। और भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो टेम्परेचर देखते हैं हम, यहाँ पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर जिस फॉरेस्ट का निर्माण होता है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और यहाँ पर वार्षिक वर्षा है 400 सेंटीमीटर तक की। डेजर्ट की बात करते हैं, ये डेजर्ट है। डेजर्ट की बात करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर है 22 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करता है। कोल्ड डेजर्ट भी है और हॉट डेजर्ट भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वार्षिक वर्षा बहुत कम है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद में बारिश बहुत कम है, इसके कारण वहाँ की वनस्पति भी उसके वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाती है। ग्रासलैंड फॉरेस्ट में हम देखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर टेम्परेचर हमारे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पर भी वनस्पति ग्रास या घास डोमिनेंट रूप से मिलती है। तो इस प्रकार से हमने इस ग्राफ में देखा वर्षा और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन। तो वर्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार के प्रमुख जीवोम का निर्माण होता है। जीवोम क्या है? समान वातावरणीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले विभिन्न पारितंत्रों का समूह। एक समान वातावरण है, उसमें विभिन्न प्रकार के पारितंत्र मिल करके जिस लेवल का निर्माण करते हैं वह है बायोम। किसी प्रकार के बायोम जैसे मरुस्थल, वर्षावन, टुंड्रा और टैगा। एक समान वातावरण है। डेजर्ट में चलते हैं हम, कल्पना करते हैं डेजर्ट की, मरुस्थलीय परिस्थितियों की, जहां पर पानी की कमी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ की वनस्पतियाँ बिल्कुल काष्ठीय, सूखी हुई, फ्लैशी लीव्स वाली और उनका जो मिट्टी का और उन पादपों का कलर भी है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है क्योंकि वो वैसे ही एनवायरनमेंट में रहती है। तो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो एकदम काष्ठीय झाड़ियाँ हमें यहाँ पर मिलती है, ग्रीन वेजिटेशन बहुत कम मिलती है। तो समान वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न पारितंत्रों का समूह क्या कहलाता है? जीवोम। नेक्स्ट लेवल की बात करती हूँ, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जीवोम। ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है। इससे ऊपर हम चलते हैं, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जा रहे हैं, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है और वार्षिक वर्षा का औसत भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलती है हमें वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आपको दिमाग में बिठा लेना है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास जो वेजिटेशन सबसे ज़्यादा है वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन वेजिटेशन है, सघन वनस्पति है, तो वहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए आहार की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट लेवल जब हम आगे की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें कौन सी वनस्पति मिलेगी? शीतोष्ण वनस्पति, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम है लेकिन वर्षा भी होती है। और थोड़ा ऊपर चलेंगे तो हमें जो वनस्पति मिलेगी वह है टैगा जीवोम। और ऊपर जाएंगे तो टुंड्रा, यानी कि वनस्पति का एक संगठनात्मक स्तर मिलता है कि किस प्रकार से वनस्पति तापमान से प्रभावित होती है। जैसे इस ग्राफ में और दिखाया गया है आपको कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी हो रही है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटोरियल टू पोल। तो देखिए सबसे पहले जो वन हमें मिलेंगे वो है ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इससे नेक्स्ट लेवल पर टेम्परेट या शीतोष्ण वन, उससे नेक्स्ट लेवल पर टैगा वनस्पति और उससे नेक्स्ट लेवल पर टुंड्रा वनस्पति। तो आपके दिमाग में ये कैटेगराइजेशन हो जाना चाहिए। प्रमुख अजैविक कारक, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में हम जो पहला अजैविक कारक पढ़ेंगे वह है तापमान, कि तापमान किस तरह से प्रभावित करता है वातावरण को और वहां के जीवों को। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के साथ साथ तापमान बदलता है। सर्दी में टेम्परेचर कम और गर्मी में टेम्परेचर अधिक रहता है। तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है, जैसा कि हमने अभी देखा। मैदानों से पहाड़ी इलाकों में जाने पर तापमान घटता है। जैसे हमें गर्मी लगते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? कुल्लू, मनाली, शिमला, हिली एरिया में जाएंगे ताकि वहां पर टेम्परेचर कम हो। ध्रुवों पर तापमान 0 से नीचे रहता है। पोल्स के अंदर जो टेम्परेचर है वह 0 से भी नीचे रहता है, उसे हम कहते हैं सब जीरो या सब शून्य।
मरुस्थल में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है। गहरी उष्ण जलीय निकासी व गर्म जल के झरने का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक रहता है। ये बताने का तात्पर्य यह है कि टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ भी जीव वहां के वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं। तापमान जीवों की वृद्धि, विकास व उपापचय क्रियाओं व भौगोलिक वितरण को प्रभावित करता है। उपापचय क्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है? हमारी बॉडी में एक विशेष कारक होता है एंजाइम, उत्प्रेरक है ये एंजाइम एक विशिष्ट पीएच, विशिष्ट टेम्परेचर और विशिष्ट सांद्रता पर ही कार्य कर सकता है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण कारक है इसको प्रभावित करने वाला टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगी तो ही ये कार्य करेगा। एक टेम्परेचर है जो कि बहुत कम टेम्परेचर में काम कर सकता है, लेकिन उसको टेम्परेचर अगर अधिक मिल गया तो वो एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, विकृत हो जाएगा और अपना कार्य नहीं करेगा। तो विभिन्न जीवों की उपापचय क्रियाएं भी इससे प्रभावित होगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी पृथ्वी पर जीवों का वितरण प्रभावित होता है, यानी कि टेक्निकल उन्नति के कारण ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ भी पिघलने लग गई है, तो समुद्र का स्तर भी बढ़ने लग गया है। तो वहां की वेजिटेशन, वहां का क्लाइमेट, ये भी इफेक्ट हो रहा है। उच्च तापमान और निम्न तापमान पर पाए जाने वाले जीवों की बात करती हूं, तो सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे। ये पिक्चर है ध्रुवीय प्रदेशों की, यानी कि बहुत ठंडे आवास में जो जीव रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो हमने इस पिक्चर को देख के ये देखा कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जीव हैं वो बहुत हल्के रंग के होते हैं, सफ़ेद होते हैं, रुईदार उनकी अपीयरेंस होती है। और जो डार्क मरुस्थलीय आवास में जो जीव रहते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, गहरे रंग के होते हैं। तो हमने एक नियम बना लिया, उच्च ताप में रहने वाले जीवों का रंग गहरा होता है और निम्न ताप में रहने वाले जीवों का रंग हल्का होता है। ये ग्लॉगर्स ने दिया। ये नियम किसने दिया था? ग्लॉगर्स ने दिया था, रंग के आधार पर निर्णय। अब ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जीवों को देखिए आप, बड़े सारे होते हैं, यानी कि इनका साइज बड़ा होता है। और मरुस्थलीय आवास में रहने वाले जीव छोटे होते हैं, साइज में बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार का जो नियम है वह बर्गमैन ने दिया। निम्न तापमान पर बड़े आकार वाले जीव और उच्च तापमान पर छोटे आकार वाले जीव। नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं एलिन्स ने। एलिन्स के नियम को समझने से पहले हम एक्सट्रीमिटीज के बारे में समझेंगे। एक्सट्रीमिटीज किसी भी जीव की बाहरी अपीयरेंस, उसके पंजे, आंख, कान, नाक, पूंछ, मुंह, पंजा, ये सब कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, इनको देख करके एक्सट्रीमिटीज का अनुमान लगाया जाता है। जैसे आप ध्रुवीय प्रदेशों के भालू को देखिए, इसकी आंख बिल्कुल छोटी सी है। इसकी आंख देखिए, ये डेजर्ट कंडीशन या उच्च तापमान वाला जीव है, इसकी आंखें बड़ी है। ये देखिए, इसकी आंखें बड़ी है। इसके कान बहुत छोटे होते हैं, ये देखिए, लेकिन इनके कान बहुत बड़े हैं। इसके पंजे बहुत छोटे से हैं, इनके पंजे बड़े होते हैं। इसकी पूंछ बहुत छोटी है, इसकी पूंछ बड़ी है। तो हमने ये देख लिया कि उच्च तापमान पर रहने वाले जीवों के एक्सट्रीमिटीज चौड़े होते हैं और निम्न तापमान पर रहने वाले जीवों की एक्सट्रीमिटीज संकरे होते हैं। ये नियम किसने दिया था? एलिन्स ने दिया था। एनसीईआरटी में ये नियम बार बार पूछा जाता है। अब इनके आकार का क्या लेना देना है? तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये दोनों इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? किसी भी जीव के द्वारा घेरा गया स्थान, वह उसका है पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात हम जानेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस जीव का जितना ज्यादा होगा वो हीट एक्सचेंज उतनी ही ज्यादा करेगा। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और हीट का आपसी रिलेशन है समानुपाती का, प्रोपोर्शनल का। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा, तापमान उतना ज्यादा एक्सचेंज करेगा। दूसरा है वॉल्यूम, यानी कि आयतन। आयतन क्या है? अवेलेबल स्पेस फॉर एक्टिविटी, मतलब उसके पास स्पेस कितना है। जैसे आप इस जीव को देखेंगे, इस जीव की एक बार यहां पर हम देखेंगे, इसका जो पेट है वो बहुत बड़ा है, यानी कि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है।
इसका वॉल्यूम, इस बेचारे का पेट बहुत छोटा है, इसका पेट भी बहुत छोटा है। तो हमने क्या देखा कि डेजर्टिक कंडीशन में रहने वाले जीवों का वॉल्यूम कम है और ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जीवों का वॉल्यूम ज़्यादा है। सरफेस एरिया की बात करती हूँ तो सरफेस एरिया है घेरा गया स्थान। ये देखिए, इसकी पूंछ यहाँ से है, तो ये इसका स्थान, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने घेर रखा है, यानी कि किसकी कितनी पूंछ बड़ी है, कान कितने बड़े हैं। हम सरफेस एरिया को केवल यहाँ से नहीं देखेंगे, पूंछ, कान, पंजे, इन्होंने कितना स्थान घेरा हुआ है वह होता है उसका सरफेस एरिया। जैसे सांप है, पतला सा तो है लेकिन वो लंबा कितना है तो उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा हो जाता है। देखिए इसका सरफेस एरिया, इसकी पूंछ भी इतनी बड़ी होगी, तो ये इसका सरफेस एरिया है। इसका सरफेस एरिया देखिए आप, बिल्कुल छोटा सा है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवों का, जो ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जीव हैं, उनका सरफेस एरिया कम होता है और डेजर्ट या उष्ण आवास में रहने वाले जीवों का सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें बाहरी हीट के साथ में एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होती, ऊर्जा की लागत ज़्यादा नहीं आती। ध्रुवीय प्रदेशों में जो जीव रहते हैं उनका सरफेस एरिया कम है। एक बात देखते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में टेम्परेचर कम होता है, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनको अपने शरीर में हीट स्टोर करके रखना होता है। लेकिन सरफेस एरिया कम है तो ये काम आसान हो जाता है, क्योंकि उनको हीट कम एक्सचेंज करनी पड़ेगी बाहरी वातावरण से बराबर करने के लिए। लेकिन डेजर्टिक कंडीशन के जीवों का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हीट, बाहरी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, तो वह अपनी हीट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्सचेंज कर देंगे। तो सरफेस एरिया टेम्परेचर के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन रखता है। जिन जीवों का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वह डेजर्टिक कंडीशन में मिलेंगे और जिनका सरफेस एरिया कम होगा वह ध्रुवीय प्रदेशों में मिलेंगे। तापमान सहिष्णुता, कोई भी जीव तापमान की कितनी परास को सहन कर सकता है, वह टर्म कहलाती है टेम्परेचर टॉलरेंसी। इसी के आधार पर जीवों को दो वर्गों में कैटेगराइज किया गया है, पृथुजातापी और यूरीथर्मल, तनुतापी या स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल ये तापमान की विस्तृत परास को सहन कर सकते हैं, अधिक टेम्परेचर नहीं, विस्तृत परास। जैसे हम मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, एक मनुष्य है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रह पा रहा है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रह पा रहा है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रहने के योग्य है। तो ये वाइड रेंज हो गई, यानी टेम्परेचर की एक विस्तृत परास हो गई। तो वे जीव जो विस्तृत परास को सहन कर सकते हैं वह कहलाते हैं यूरीथर्मल, मानव, कुत्ता, बिल्ली, चीता। तनुतापी या स्टीनोथर्मल, वे जीव जो तापमान की कम परास, यानी कि बहुत नैरो रेंज होगी, 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का अंतर ही वो सहन कर सकते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं स्टीनोथर्मल या तनुतापी। पेंगुइन, पाइथन और मछलियाँ। इस ग्राफ के द्वारा यही समझाने की कोशिश की गई है, जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष पर टेम्परेचर है और वाई अक्ष पर है इसकी एक्टिविटी। ये हमने ग्राफ देखा यूरीथर्मल का। देखिए टेम्परेचर कम है, मान लो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 55 और 60। रेंज देख लेना। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसकी एक्टिविटी नो डाउट कम है, फिर धीरे धीरे तेज हो रही है। जैसे जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर पर आ रहा है वैसे एक्टिविटी बढ़ रही है, फिर इसके बाद में इसकी एक्टिविटी कम होती जा रही है। लेकिन ये पाया सभी जगह जा रहा है विस्तृत परास को सहन करने की शक्ति के कारण। लेकिन यही हम देखते हैं स्टीनोथर्मल को, इसकी एक निश्चित रेंज है, ये इतना ही टेम्परेचर सहन कर सकता है, इसके आगे वाला टेम्परेचर में ये हमें मिल ही नहीं रहे। तो एक नैरो रेंज को सहन करने की शक्ति ही है इसमें। हाई टेम्परेचर में भी रहता है, जैसे मान लो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये इतने टेम्परेचर को सहन करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो कम परास को सहन करने वाले जीव हैं स्टीनोथर्मल और टेम्परेचर की वाइड रेंज को सहन करने वाले जीव हैं यूरीथर्मल। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा पारिस्थितिकी अजैविक कारकों में महत्वपूर्ण रूप से तापमान। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश, जल, मृदा और विभिन्न प्रकार के कारक। धन्यवाद।